इस जगह पर इन थीव की सबसे बड़ी परेशानी बच्चे बनते जा रहे थे, क्योंकि वो उनके ऊपर फायर से बने हुए पत्थर गिलोर से फेंक रहे थे जो उन्हें काफी ज्यादा चोट दे रहे थे। इसलिए थीफ लीडर डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले बच्चों का खात्मा करेगा। इसलिए वो बच्चों की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही वो उन बच्चों को देखता है वो सीधा उनमें से एक छोटे से बच्चे पर हमला कर देता है। पर सही समय पर पेस्ट्री वहां आकर उस बच्चे को बचा लेता है। पर इस दौरान पेस्ट्री के हाथों में कंधे के पास तलवार का छोटा सा हमला लग जाता है। इस जगह पर पेस्ट्री उन सबसे कहता है कि जाओ यहाँ से भागो। इस जगह पर जैसे ही पेस्ट्री का ध्यान भटकता है वो थीफ के और वो सारे विलेजर्स को वॉर्न करते हुए कहता है, अगर विलेजर्स तुम सब ने सरेंडर नहीं किया तो मैं तुम्हारे इस छोटे लीडर का सर धड़ से अलग कर दूंगा। इस जगह पर विलेजर्स पेस्ट्री की जान को खतरे में देखकर वहीं रुक जाते हैं। इस जगह पर पेस्ट्री भी समझ जाता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो हार जाएंगे और उसका बेकर बनने का सपना भी यहीं चूर चूर हो जाएगा। इसी बीच उसकी नजर जाती है एक थीफ पर जिसके चेहरे पर आग वाला भत्ता लगा था, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। और उस थीफ को देखते से ही पेस्ट्री सीरीज में पहली बार मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है। इस जगह पर वो मन में ही मैजिक स्पेल को रेडी कर एन्चांट करता है और उस मैजिक का नाम रेप्लिकेट होता है। जैसे ही पेस्ट्री रेप्लिकेट मैजिक को एन्चांट करता है वैसे ही जो दर्द उस थीफ को हो रहा था वो ही दर्द सारे थीफ को होने लगता है। इवन कुछ देर बाद थीफ कैप्टन को भी होने लगता है। इस जगह पर थीफ कैप्टन को समझ नहीं आता आखिर ये क्या हो रहा है। इस जगह पर जैसे वो चिल्लाने लगता है कि आखिर ये मुझे क्यों हो रहा है। इस जगह पर पेस्ट्री उससे कहता है, इस रेप्लिकेट मैजिक कहते हैं मैंने बेसिकली जो थीफ उस धरती पे पड़ा हुआ है उस थीफ को जितना भी दर्द हो रहा था वो सारा दर्द मैंने रेप्लिकेट कर आप सबके अंदर डाल दिया है। यह बात सुनकर थीफ कैप्टन पेस्ट्री से पूछता है, क्या तुम मैजिशियन हो? ये काफी हाई लेवल मैजिक है। इस जगह पर पेस्ट्री कहता है, नहीं मैं मैजिशियन नहीं हूँ, आई एम जस्ट ए बेकर। जैसे ही पेस्ट्री ये कहता है हम देखते हैं कि थीफ कैप्टन बेहोश हो जाता है दर्द के मारे, क्योंकि उसे उतना ही दर्द हो रहा था जितना दर्द किसी को चेहरे पर आग लगने में होता है। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि एक विलेजर आकर पेस्ट्री के मॉम को बता देता है कि उन्होंने थीफ को कैप्चर कर लिया है। इस जगह पर पेस्ट्री की मॉम उससे पूछती है कि कैरोल और पेस्ट्री ठीक है ना। इस जगह पर वो बताता है कि कैरोल तो पूरी तरीके से ठीक है पर पेस्ट्री के हाथ में चोट आई है। इससे पेस्ट्री की मॉम डर जाती है पर विलेजर उन्हें बताता है कि चोट ज्यादा गहरी नहीं है, बस कंधे के पास थोड़ी लगी है। यह जानकर कि चोट गहरी या फिर जानलेवा नहीं है पेस्ट्री की मॉम को रिलैक्स फील होता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि विलेजर्स जितने भी पकड़े हुए थीफ होते हैं उन्हें शेल्टर में डाल रहे होते हैं। इसी बीच कैरोल एंड फ्यूल बातें कर रहे होते हैं आखिर उनका कितना लॉस हुआ है इन थीफ को पकड़ने में। इस पर फ्यूल पेस्ट्री के डैड से कहता है, अगर हम इन चोरों को किंगडम के सोल्जर्स के हवाले कर दें तो हमें काफी अच्छा कंपेंसेशन मिल सकता है। इस पर पेस्ट्री के डैड कैरोल कहते हैं, हाँ तुम सही हो, वैसे भी हम इन्हें ज्यादा दिन तक पकड़ कर नहीं रख पाएंगे। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि पेस्ट्री के डैड लीमिया एंड मार्क को गिफ्ट दे रहे होते हैं उन्हें सम्मानित करने के लिए, क्योंकि उन्होंने लड़ाई के दौरान पेस्ट्री का साथ दिया था। इस जगह पर मार्क को स्वाद दी जाती है, लीमिया को खाने का सामान दिया जाता है और इन तोहफों से वो दोनों काफी खुश होते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि लीमिया एंड मार्क दिए गए तोहफों को अपने घर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, पर इस जगह पर खाने की बोरी काफी ज्यादा भारी होती है और वो बड़ी मुश्किल से ही उसे उठा पा रहे होते हैं। पर जैसे ही उनसे उठ नहीं रही होती है कि तभी वहां पर पेस्ट्री आ जाता है उनका साथ देने के लिए और पेस्ट्री उनसे कहता है, अगर तुम सिर्फ मेरे फ्यूचर में रिटर्नर बनने वाले हो और मेरी हेल्प करने वाले हो काम में तो मेरा भी फर्ज बनता है कि इस टाइम पे मैं तुम्हारी हेल्प करूं। इस चीज से मार्क एंड लीमिया को भी काफी अच्छा लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही मार्क अपने घर पर पहुंचता है वहां पर मार्क की मॉम बहुत खुश होती है कि वो सेफ है और जैसे ही लीमिया अपने घर पहुंचती है तो वहां पर लीमिया के ग्रैंडफादर काफी खुश होते हैं लीमिया से कि वो एक लड़की होने के बावजूद भी उनका नाम रोशन करके आई है विलेज में। और इस खुशी में तो लीमिया के ग्रैंडफादर पार्टी ऑर्गेनाइज कर देते हैं और हम देखते हैं लीमिया, मार्क, पेस्ट्री एंड बाकी विलेजर्स काफी एंजॉय करते हैं उस पार्टी में। ये सब देखकर पेस्ट्री काफी खुश होता है कि चलो सब चीज नॉर्मल हो गई है और अब वो आराम से बेकरी कर पाएगा। इस जगह पर वो कहता है कि मुझे अंडे और मैदे का इंतजाम करना होगा ताकि मैं एप्पल पाई बना सकूं। इधर पेस्ट्री काफी खुश था कि सब चीजें नॉर्मल हो चुकी है और वो अपने बेकर बनने के गोल पर ध्यान दे पाएगा। पर दूसरी तरफ मार्क एंड लीमिया के दिमाग में होता है क्या वो काफी बड़े हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने विलेज को सेव किया है, इसलिए उनका फर्ज बनता है कि वो जाकर चेक करे कि थीफ कहीं भाग तो नहीं रहे हैं। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जाकर देखेंगे कि शेल्टर में थीफ क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो फ्यूचर में पेस्ट्री के रिटर्नर बनेंगे तो ये उनका ही फर्ज बनता है कि विलेज को वो सेफ रखें।
और इनके इन्हीं शब्दों के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं जैसे ही वो शेल्टर के पास पहुंचते हैं उन्हें गार्ड्स मना कर देते हैं अंदर जाने के लिए। अब वो उन्हें कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, तुम अंदर नहीं जा सकते, और यह कहकर उन्हें वहां से भगा देते हैं। पर इस जगह पर उन दोनों को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि हमने इतना कुछ किया है, अभी भी ये हमें बच्चा समझ रहे हैं। इस जगह पर मार्क लीमिया से कहता है मेरे पास एक आइडिया है, हमें अंदर तो जाना ही है, इसलिए हम एक काम करते हैं कि हम इन सिपाहियों का ध्यान भटका कर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि मार्क एक पत्थर का इस्तेमाल कर सिपाहियों का ध्यान भटका देता है और वो और लीमिया शेल्टर के अंदर घुस जाते हैं। शेल्टर में जांच पड़ताल करते समय उन्हें चोरों का लीडर दिखता है और वो चोरों का लीडर भी मार्क को और लीमिया को देखता है। इधर उसकी नजर जाती है कि मार्क के पास वही स्वॉर्ड है जो उसकी स्वॉर्ड है। इस जगह पर वो मार्क से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये स्वॉर्ड कैसे मिली। इस जगह पर मार्क बड़े ही प्राउड से कहता है ये मैंने जीती है, ये मुझे सम्मान के रूप में मिली है क्योंकि हमने तुम्हें पकड़ाया है। मार्क की बातों से चोरों का लीडर समझ जाता है कि मार्क थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है और वो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो मार्क को मैनिपुलेट करने लगता है। वो कहता है तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो बट पेस्ट्री से मैजिक इस्तेमाल करता आता है, इसलिए वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस जगह पर मार्क कहता है हाँ पेस्ट्री के पास मैजिक है। इस जगह पर वो कहता है कि तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हें मैजिक सिखा सकता हूँ। इस पर मार्क पूछता है कैसे। इस पर चोरों का लीडर कहता है कि तुम्हारे पास जो स्वॉर्ड है वो मेरी ही है, सो मुझे पता है कि इस स्वॉर्ड में मैजिक स्पेल यूज करने की पावर है। इस पर मार्क एक्साइटेड हो जाता है और वो पूछता है कैसे। इस पर वो कहता है कि तुम इस स्वॉर्ड को निकालो। इस जगह पर मार्क भी पेस्ट्री की तरह मैजिक स्पेल इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए वो उस चोरों के लीडर की बातें मानने लगता है। पर इस जगह पर लीमा उससे मना करती है, ये एक चोर है मार्क, ये तुम्हारी हेल्प क्यों करेगा। पर इस जगह पर तो मार्क के माइंड में सिर्फ एक ही चीज थी कि वो पेस्ट्री की तरह मैजिक स्पेल इस्तेमाल कर विलेज को बचाना चाहता है फ्यूचर में, इसलिए वो चोरों के लीडर की बात मानने लगता है और वो स्वॉर्ड निकाल लेता है। पर इस जगह पर हम देखते हैं कि उस चोरों के लीडर ने अपने हाथ काफी ढीले कर रखे थे, इसलिए वो जैसे ही देखता है कि उसकी स्वॉर्ड उसके काफी पास है वो सीधा हाथ अपने खोलता है और मार्क से स्वॉर्ड छीनकर उसके गले पर तान देता है। अब इस जगह पर इससे पहले कि लीमिया मार्क को बचाने के लिए कुछ करती, चोरों का लीडर उसके ऊपर काफी खतरनाक हमला करता है जिसकी वजह से उसे काफी ही गहरी चोट आ जाती है और उसके शरीर से खून भी बहने लगता है। इस पॉइंट तक शेल्टर के गार्ड्स पे जाते हैं और वो लीमिया को ऐसा पड़ा हुआ देखकर पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। इस जगह पर वो देखते हैं कि चोरों के लीडर ने मार्क के ऊपर तलवार तान रखी है और चोरों का लीडर शेल्टर के गार्ड्स को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम आगे बढ़ने की कोशिश की या फिर मुझे रोकने की तो मैं इस लड़के की गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। इस जगह पर दूसरी तरफ ये बात हवा की तरह फैल जाती है और ये बात लीमिया के ग्रैंडफादर के घर तक भी पहुंच जाती है जहां पर पेस्ट्री और बाकी सब पार्टी करे होते हैं। वहां पर विलेजर के थ्रू पेस्ट्री को पता चल जाता है कि मार्क को होस्टेज बना लिया गया है और वहीं चोरों के लीडर ने लीमिया को काफी ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है। इस जगह पर वो शेल्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इधर हमारा सीन फिर से शेल्टर की तरफ आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि चोरों का लीडर एक घोड़े के थ्रू मार्क को होस्टेज बनाकर वहां से फरार हो जाता है। कुछ समय बाद पेस्ट्री भी शेल्टर में आ जाता है जहाँ पर वो लीमिया को घायल पड़ा हुआ देखता है। इधर उसे ये भी पता चलता है कि मार्क अभी भी चोरों का लीडर का होस्टेज बना हुआ है। इस जगह पर वो लीमिया को विलेजर्स के हवाले कर मार्क को बचाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो सोचता है कि अभी तक सारे ट्रैप रास्ते से नहीं निकाले गए थे तो हो सकता है कि वो थीफ उन ट्रैप में जरूर फंसेगा और जब तक वो इन चीजों को मैनेज कर रहा होगा तब तक मैं वहां पर पहुंचकर उसे इस्तेमाल करूंगा। और इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जैसा पेस्ट्री ने सोचा था वैसा ही होता है। थीफ एक एक कर उसके ट्रैप में फंसते जा रहा था जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा स्लो हो गया था, इसलिए कुछ समय बाद पेस्ट्री उसे ढूंढ लेता है। इस जगह पर पेस्ट्री को देखकर वो लीडर कहता है मुझे पता था कि ये सब हरकतें तुम्हारी होगी बच्चे, और यहाँ कहकर वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है तुमने मेरा बहुत काम खराब किया है बच्चे, आओ मैं तुम्हारा खात्मा ही कर दूं। इसी के साथ हम देखते हैं कि पेस्ट्री ने भी अपनी स्वॉर्ड निकाल ली होती है और इस जगह पर वो याद कर रहा होता है कि अभी तक उसके डैड ने उसे स्वॉर्ड्समैनशिप में क्या क्या लेसन सिखाए हैं और आज वो उन सब का इस्तेमाल करेगा। पर वैसा ही होता है जैसा लग रहा था। पेस्ट्री के ऊपर चोरों का लीडर भारी पड़ने लगता है। इस जगह पर कुछ देर की लड़ाई के बाद तो पेस्ट्री की तलवार भी तोड़ देता है चोरों का लीडर और फिर सीधा पेस्ट्री के ऊपर हमला कर देता है। पर इसी सीन को दिखाते हुए हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फ्यूले पेस्ट्री को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है अपने मैजिक स्पेल की मदद से। कुछ देर ढूंढने के बाद वो उस जगह पर आ जाता है जहां पर पेस्ट्री और चोरों के लीडर की लड़ाई हो रही थी कुछ समय पहले। वो वहां पर देखता है कि पेस्ट्री की तलवार टूटी पड़ी होती है जिसे देखकर उसे पूरा अंदाजा हो जाता है कि चोरों के लीडर ने पेस्ट्री को जान से मार दिया है।
और इसी बुरी खबर को लेकर शाम तक वो पेस्ट्री के घर तक पहुंच जाता है। इस जगह पर उसे यही डर था कि इस खबर को सुनते से ही पेस्ट्री की मोम को दिमागी धक्का न लग जाए। पर जैसे ही वो पेस्ट्री के घर का गेट खोलता है तो वो देखता है कि पेस्ट्री की मोम की गोद में पेस्ट्री बैठा होता है। इस जगह पर वो पूरा हैरान हो जाता है और इसी कंफ्यूजन के साथ फ्यूले पेस्ट्री से पूछता है, आखिर तुम कब आए यहाँ पर? फ्यूले के इस सवाल पर पेस्ट्री के डैड भी कहते हैं, हाँ फ्यूले, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे आया मार्क को लेकर, और साथ ही में इसने चोरों का लीडर का सामना अकेले कैसे किया। और इसी क्वेश्चंस को जानने के लिए वो पेस्ट्री से पूछने लगते हैं, पर इस जगह पर पेस्ट्री हिचकिचा रहा होता है। वो कहता है, मुझे भी नहीं पता, बस मैं यहाँ पर आ गया। पर इस जगह पर पेस्ट्री के डैड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, पहली बात, तुम मुझे बिना बताए ऐसे अकेले चोरों के लीडर से लड़ने क्यों गए, और दूसरी बात, आखिर चोरों के लीडर के साथ क्या हुआ, जल्दी बताओ। पेस्ट्री अपने डैड को इतने गुस्से में देखकर पेस्ट्री डर जाता है और वो फ्यूले और कैरोल को सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। इस जगह पर वो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि असल में उसका जो मैजिक स्पेल है रेप्लिकेट, वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कॉपी पेस्ट काम करता है। वो किसी का भी मैजिक स्पेल एक बार देखकर उसे पूरा कॉपी कर देता है। इसलिए वो बताता है कि जैसे चोरों के लीडर ने उसके ऊपर हमले किया, वैसे ही उसने अपने ही डैड का टेलीपोर्टेशन मैजिक जिसे उसने पहले देख रखा था, उसे डिट्टो कॉपी कर अपने ऊपर पेस्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो और मार्क वहां से टेलीपोर्ट होकर सीधा विलेज में जाते हैं। यह बात सुनकर तो पेस्ट्री के डैड कैरोल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये मैजिक स्पेल तो बहुत ही खतरनाक है। इसकी हेल्प से तो पेस्ट्री सिर्फ एक बार किसी का मैजिक स्पेल देखकर उसे डिट्टो कॉपी कर सकता है, जिसकी वजह से वो कई सारे मैजिक स्पेल को बहुत जल्दी सीख सकता है। पर इस चीज से पेस्ट्री के डैड काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो इस चीज से क्यों डर रहे हैं। वो पेस्ट्री से कहते हैं कि इस पावर के बारे में किसी को मत बताना पेस्ट्री, वरना अगर इस बारे में किसी को भी ज्यादा पता चला तो तुम्हारी इस पावर का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इवन अगर ये बात किंगडम को भी पता चल गई तो किंग तुम्हें किंगडम के आर्मी में ज्वाइन करा देंगे, क्योंकि इस पावर की हेल्प से वो काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। सो पेस्ट्री, इस पावर को छुपा कर रखना। ये पावर एक फॉरबिडन पावर है, ये बहुत खतरनाक है इंसानियत के लिए। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि पेस्ट्री के डैड कैरोल फ्यूलेस कह रहे होते हैं, पर इस जगह पर एक परेशानी है फ्यूले। अगर उस चोर ने ये सब पावर देख ली है और अगर वो समझ चुका है तो कहीं वो इस सीक्रेट को रिवील ना कर दे कि पेस्ट्री एक फॉरबिडन पावर का ओनर है। पेस्ट्री के डैड के इन्हीं शब्दों के साथ हमें कुछ समय आगे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पेस्ट्री के डैड फ्यूले से कह रहे होते हैं कि हमारे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें भूखमरी का भी सामना करना पड़ेगा। पैसों की इस तंगी को लेकर पेस्ट्री के डैड कैरोल एंड उनके बेस्ट फ्रेंड फ्यूले काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। इस जगह पर ये सारी बात पेस्ट्री को भी पता थी, इसलिए हम अगले सीन में देखते हैं कि पेस्ट्री अपने दोस्तों से सुझाव पूछ रहा था कि आखिर ऐसा हम क्या करें मार्क एंड लूमी, जिसकी वजह से हम पैसे अर्न कर विलेज की हेल्प कर सकें। पेस्ट्री के सवाल के ऊपर लूमी जवाब ढूंढने लगती है, पर इस जगह पर मार्क एकदम झटके से बोलता है और कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। असल में मार्क के इस आइडिया में पूरा फायदा सिर्फ मार्क का था, पर वो कहता है कि एक काम करो पेस्ट्री, मुझे तुम मैजिक सिखाओ जो तुम्हें आता है। जैसे ही मैं वो सीखूंगा फिर उसके बाद मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। इस जगह पर लूमी कहती है, पहली बात कि तुम पेस्ट्री की तरह इतनी कम उम्र में मैजिक नहीं सीख पाओगे, और दूसरी बात, अगर तुम मैजिक सीख भी गए तो पेस्ट्री को मैजिक आता है, उससे तुम पैसे कैसे बनाओगे, और मैजिक सीखने से पैसे नहीं मिलते हैं। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है, जिसे देखकर पेस्ट्री उन दोनों से कहता है, तुम बिल्कुल कपल्स की तरह लग रहे हो, तुम फ्यूचर में काफी अच्छे और क्यूट कपल बनोगे। अब इस चीज को सुनकर मार्क शर्माने लगता है और वो गुस्से में पेस्ट्री से कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इन सब की वजह से मार्क एंड लूमिया का मूड खराब हो चुका था, इसलिए पेस्ट्री उन दोनों का मूड ठीक करने के लिए उनसे कह रहा है कि जमीन पे ड्राइंग बनाओ, मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगा। अब इस जगह पर मार्क एंड लूमिया दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक पेस्ट्री का मैजिक नहीं देखा था। इसलिए वो पेस्ट्री के कहते ही जमीन पर पेंटिंग बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ देर में वो दोनों पेंटिंग बनाकर तैयार कर देते हैं, जहाँ पर पेस्ट्री सबसे पहले मार्क की पेंटिंग देखता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि मार्क ने बनाया क्या है। इस जगह पर मार्क उसे बताता है कि असल में ये पेंटिंग में वो एक ड्रैगन को मार रहा है। इस जगह पर पेस्ट्री मन में कहता है, उसे लगा था कि ये एक कीड़ा है और उसके नीचे एक और छोटा कीड़ा है। खैर, इसके बाद वो जाकर लूमी की पेंटिंग देखता है और लूमी की पेंटिंग देखते से ही समझ जाता है कि लूमी ने एप्पल और एप्पल पाई बनाया है। इस जगह पर लूमी कहती है, हाँ ये वही है। पर ये देखकर कि पेस्ट्री को लूमी की पेंटिंग पसंद आ रही है, मार्क को गुस्सा आ जाता है और वो लूमी से कहता है, ये कितनी खराब पेंटिंग है, मेरी पेंटिंग कितनी कूल है। इस जगह पर इनकी फिर से बहस होने लगती है,
पर पेस्ट्री उनसे कहता है बहस मत करो, अब मैं तुम्हें जादू दिखाने वाला हूँ। इसके बाद वो यह कहते से ही अपने मैजिक स्पेल को रेडी करता है, जिससे काफी ही ज्यादा रोशनी आने लगती है और कुछ देर में ये रोशनी मार्क एंड लूमी के हाथों से भी आने लगती है। और जैसे ये मैजिक स्पेल खत्म होता है, हम देखते हैं कि मार्क एंड लूमी ने जो जमीन पर ड्राइंग बनाई थी वही ड्राइंग मार्क एंड लूमी के हाथों पर भी छप जाती है, जिसे देखकर वो काफी शौक होते हैं। इस जगह पर पेस्ट्री उनसे कहता है चिंता मत करना, ये ड्राइंग 3 दिन में मिट जाएगी, पर ऐसा वुड एंड प्लांट पे नहीं होगा। अगर मैं ड्राइंग वुड और प्लांट पे बनाऊंगा तो वो हमेशा रहेगी। इस जगह पर लूमी उससे कहती है ये तो काफी कमाल की चीज है। और यह कहते हुए लूमी पेस्ट्री से पूछती है कि जैसे तुमने ड्राइंग को हमारे हाथ पे छापा है, वैसे क्या तुम हमें ड्राइंग में छाप सकते हो? अब यह सुनकर तो पेस्ट्री काफी खुश हो जाता है और वो लूमी को थैंक यू करने लगता है और वो कहता है मुझे एक आइडिया आया है, और यह कहकर वो वहां से भाग जाता है। इस जगह पर मार्केट लूमी को तो समझ ही नहीं आया था कि आखिर क्या आइडिया है। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पेस्ट्री की मोम पेस्ट्री के डैड से पूछ रही होती है क्या हमारे पास सच में खाने खाने के भी पैसे नहीं बचे हैं। इस चीज पे पेस्ट्री के डैड कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। इनके बीच में ये बात चली रही होती है, किसी बीच वहां पर पेस्ट्री आ जाता है और वो अपने डैड से कहता है डैड आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम काफी पैसे कमा सकते हैं एंड विलेज की हेल्प कर सकते हैं। अब इस जगह पर शुरुआत में पेस्ट्री के डैड को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पेस्ट्री क्या कह रहा है। इस जगह पर पेस्ट्री कुछ नहीं करता, बस वो अपनी मॉम की पिक को अपने मैजिक स्पेल की मदद से अपने हाथ में रखे वुड में छाप देता है और ये चीज अपने डैड को दिखा देता है। वुड पर बनी हुई ड्राइंग को देखकर पेस्ट्री के डैड के बेस्ट फ्रेंड फ्यूले कहते हैं ये तो बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है जैसे तुम्हारी मॉम दिखती है पेस्ट्री, ये तुमने कैसे किया? इस जगह पर पेस्ट्री कहा था आपको तो पता ही है मेरे मैजिक स्पेल से मैं कुछ भी कॉपी कर सकता हूँ, वैसे ही मैंने मॉम का फेस कॉपी कर इसे यहाँ पर छाप दिया। पेस्ट्री अपने डैड से कहता है सो डैड आप क्या कहते हैं, ऐसी पेंटिंग बनाकर हम काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इस पर पेस्ट्री के डैड कैरोल कहते हैं हाँ पेस्ट्री तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम रॉयल फैमिली या फिर मेरी सेरेमनी में ऐसी पेंटिंग बनाकर काफी पैसे कमा सकते हैं। पर इस जगह पर फ्यूले कहता है पर इससे तो पेस्ट्री के मैजिक के बारे में सबको पता चल जाएगा। फ्यूले की इस बात पर पेस्ट्री कहता है कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि सिर्फ मैं ड्राइंग ही कॉपी कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं। पेस्ट्री की इस बात पर पेस्ट्री के डैड कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो पेस्ट्री, वैसे भी ड्राइंग करना कोई गुनाह नहीं है और इस जगह पर हम और कुछ कर भी नहीं सकते, हमें तुम्हारी जरूरत है पेस्ट्री। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पेस्ट्री और पेस्ट्री के डैड कैरोल किंगडम के ड्यूक की पार्टी में गए होते हैं, जहां पर वो बहुत ही होनर से उनसे बात कर रहे होता है। इसी बीच ड्यूक बताते हैं कि ड्यूक का बेटा अब काफी बड़ा हो चुका है। इसके बाद ड्यूक अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करते हैं कैरोल से, जहां पर ड्यूक का बेटा काफी नर्वस हो रहा था क्योंकि उन्होंने कैरोल की काफी सारी तारीफें सुनी थी और उनकी नजर में कैरोल एक हीरो की तरह था जिसने एक बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दिया अपनी मेहनत से। इसके बाद कैरोल भी अपने बेटे पेस्ट्री को ड्यूक को इंट्रोड्यूस करता है। इस जगह पर ड्यूक पेस्ट्री के बारे में पहले से सुन चुका था। वो कहता है मैंने सुना है बच्चे तुम काफी यूनिक सा मैजिक स्पेल तैयार करते हो, हमें दिखाओ जरा। ड्यूक के कहते हैं पेस्ट्री बिना कोई देरी करे एक रुमाल पर एक ड्राइंग बना देता है। वही ड्राइंग असल में एक लड़की की होती है। हूबहू ड्राइंग को देखकर वहां पर खड़े सारे पार्टी के लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस वर्ल्ड में पिक या फिर सेल्फी जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। पेस्ट्री के इस मैजिक स्पेल को देखकर ड्यूक पेस्ट्री की तारीफ करता है कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो कम उम्र में। ड्यूक के मुंह से तारीफ सुनते हुए पेस्ट्री कहता है शुक्रिया एंड इसी के साथ ही पेस्ट्री एक रिक्वेस्ट रखता है ड्यूक के सामने। ऑनरेबल ड्यूक, मैं पूरी रिस्पेक्ट के साथ मेरी और मिस मार्ग्रेव की तरफ से इस रुमाल को आपके बेटे को गिफ्ट करना चाहता हूँ। इस जगह पर ड्यूक कहते हैं मार्ग्रेव, नाम सुना सुना सा लग रहा है। इस जगह पर पेस्ट्री ड्यूक को बताता है कि मिस मार्ग्रेव और कोई नहीं पड़ोसी किंगडम के किंग की तीसरी बेटी है। ड्यूक बताता है कि कुछ समय पहले यहाँ से आने से पहले वो वहां गए थे और वहां पर उन्हें पता चला कि नेबरिंग कंट्री के किंग की तीसरी बेटी पेट्रा मार्ग्रेव बिल्कुल आपके बेटे की तरह अपने किंगडम की उत्तराधिकारी बनने वाली है, इसलिए उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो अपने किंगडम को छोड़कर इस किंगडम में नहीं आ सकी, इसलिए उन्होंने हमें भेजा यहाँ पर आपको तोहफा देने के लिए। इसी बीच ड्यूक का बेटा मिस मार्ग्रेव को देखकर कह रहा है ये तो बहुत क्यूट दिखती है। इस जगह पर पेस्ट्री भी उसे बोतल में डालने लग जाता है और कहता है हाँ ये बहुत क्यूट है एंड हाँ आपको पता ना हो तो ये भी कुछ दिन में आपकी ही तरह उत्तराधिकारी बनने वाली है और इसलिए उन्होंने पार्टी रखी है और वो चाहती हैं कि आप भी उस पार्टी में आए और उनसे दोस्ती करें। इस जगह पर ड्यूक मना करने लगता है नहीं
नहीं नहीं, वो नहीं आ सकता। पर इस जगह पर ड्यूक का बेटा तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच ड्यूक मन में कहता है, कितना बेवकूफ है, इसे समझ नहीं आ रहा है कि ये शादी कराना चाहते हैं इसकी और पेट्रा की। इस जगह पर ड्यूक पेस्ट्री को देखकर ये भी कहते हैं, ये लड़का बहुत चालाक है। इधर ड्यूक परेशान हो रहे होते हैं कि वहीं दूसरी तरफ ड्यूक का बेटा स्पेच काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है मिस पेट्रा से मिलने के लिए। इसलिए वो पेस्ट्री से पूछता है कि आखिर हम कब जा रहे हैं उनके किंगडम में। इस जगह पर ड्यूक कहता है, तुम नहीं जा सकते, तुम सेफ नहीं हो। इस जगह पर पेस्ट्री कहता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे डेड को टेलीपोर्टेशन मैजिक आता है, वो इन्हें डायरेक्ट टेलीपोर्ट कर देंगे दूसरे किंगडम में। इस चीज को सुनकर तो स्पेक काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इधर ड्यूक परेशान होने लगता है कि आखिर अब वो क्या करें। इस जगह पर पेस्ट्री ड्यूक को देखकर समझ जाता है कि उसे ड्यूक को मनाना होगा, वरना उसके पेंटिंग के सारे एफर्ट जहाँ चले जाएंगे। इस जगह पर वो ड्यूक के कानों में कहता है कि मिस मार्ग्रेव के पास काफी बड़ी आर्मी है और जैसे वो लीडर बनेंगी अपने किंगडम की तो वो आर्मी आपके अंडर हो जाएगी और फिर आपके किंगडम की आर्मी इस कंट्री की सबसे खतरनाक आर्मी बन जाएगी। अब यह सुनकर ड्यूक को भी इसमें काफी फायदा लगता है, इसलिए वो पार्टी में अनाउंस कर देते हैं कि वो मिस मार्ग्रेव की क्राउन सेरेमनी यानी वो सेरेमनी जिसमें उन्हें उत्तराधिकारी से लीडर बनाया जाएगा उसमें वो जरूर जाएंगे अपने बेटे के साथ। ड्यूक के इन शब्दों के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि ड्यूक का बेटा स्पेक पेस्ट्री के पास आता है, जहां पर पेस्ट्री उन्हें रिस्पेक्ट के साथ लॉर्ड कहता है। पर इस जगह पर स्पेक कहता है कि तुम्हें मुझे लॉर्ड कहने की कोई जरूरत नहीं है पेस्ट्री, तुम मुझे डायरेक्ट स्पेक कह सकते हो। इस पर पेस्ट्री मान जाता है। इस जगह पर स्पेक पेस्ट्री से कहता है, मुझे तुमसे कुछ काम है। इस जगह पर पेस्ट्री बोलता है, हाँ बोलिए आप। इस पर स्पेक कहता है कि पेस्ट्री तुम्हें क्या पता है कि मिस मार्ग्रेव को क्या क्या पसंद है, मैं उन्हें इम्प्रेस करना चाहता हूँ। इस पर पेस्ट्री कहता है, मैं उनसे एक बार मिला हूँ बट मैंने उन्हें जब कुकीज दी थी तो उन्हें वो बहुत पसंद आई थी। आई थिंक उन्हें अच्छी कुकी खाना पसंद है। स्पेक पूछता है कि वो कुकीज तुमने खुद बनाई थी इतनी छोटी उम्र में। इस पे पेस्ट्री कहता है, हाँ मुझे कुकीज बनाना बहुत पसंद है। इस पे स्पेक कहता है, ये तो अच्छी बात है बट मैं तुमसे कुछ और भी चाहता हूँ। इस पे पेस्ट्री कहता है, क्या? इस पे स्पेक कहता है, क्या तुम मिस मार्ग्रेव के कपड़े थोड़े कम कर सकते हो क्या, जो तुमने ड्राइंग बनाई है उसमें से। इस चीज पर पेस्ट्री मन में कहता है, मैन विल बी मैन। और इसी के साथ हमारा सीन कुछ समय आगे जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि पेस्ट्री के विलेज की कंस्ट्रक्शन अब काफी अच्छे से चलने लगी है। अब उनके पास पैसे की कमी अब कम हो चुकी है पेस्ट्री की पेंटिंग की वजह से, जिसकी हेल्प से वो लोगों की मैरिज में हेल्प कर रहे हैं और पेंटिंग को बेच रहे हैं। इसी के साथ हमें पेस्ट्री के डैड एंड उनके बेस्ट फ्रेंड फ्यूले को दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्यूले पेस्ट्री के डैड से कहते हैं, मैंने पहली बार इतना मेहनती लीडर देखा है जो इतनी मेहनत कर रहा है सिर्फ अपनी प्रजा के घरों को और स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए ताकि उन्हें परेशानी ना हो। इस पर पेस्ट्री के डैड कहते हैं, हाँ अब ये मेरा फर्ज है, उन्होंने मुझे लीडर माना है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हें सेफ रखूं। इसी के साथ वो ये भी कहते हैं कि मैं ये नहीं कर पाता अगर मेरा बेटा पेस्ट्री ना होता। इसी बीच पेस्ट्री भी वहां पर आ जाता है और वो अपने डैड से कहता है कि उनके पास 2 लेटर आए हैं, एक लेटर ड्यूक की तरफ से आया है और एक मर्चेंट की तरफ से। जब पेस्ट्री के डैड ड्यूक का लेटर पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कुछ समय पहले पेस्ट्री की मदद से ड्यूक के बेटे स्पेक एंड लेडी मिस मार्ग्रेव पेट्रा की शादी के लिए जो अप्रोच किया था वो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। एंड इवन स्पेक एंड मार्ग्रेव के बीच में एंगेजमेंट भी हो चुकी है, पर वो इस चीज को ऑफिशियली अभी डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि मार्ग्रेव की जान को बहुत खतरा है, क्योंकि वो ही अगली किंगडम की लीडर बनने वाली है। इसी के साथ पेस्ट्री डैड ये भी कहते हैं कि उन्हें 30 गोल्ड कॉइन मिले हैं क्योंकि पेस्ट्री की ड्राइंग की वजह से ही ये एंगेजमेंट हो पाई है। इस चीज से फ्यूले एंड पेस्ट्री काफी खुश होते हैं क्योंकि इसकी वजह से विलेज की कंस्ट्रक्शन में उनकी हेल्प हो पाएगी। इतना ही नहीं, पेस्ट्री के डैड उन्हें ये भी बताते हैं कि उन्हें 20K गोल्ड कॉइन का एक ऑफर आया है। इस जगह पर वो कहते हैं कि उन्हें इस ऑफर को लेने के लिए मिस मार्ग्रेव को क्राउन सेरेमनी यानी लीडर बनने तक सेफ रखना होगा, क्योंकि इस समय मिस मार्ग्रेव के ऊपर काफी बड़ा खतरा है क्योंकि सारे किंगडम के लोग उन्हें मारना चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि 2 किंगडम ऐसे पार्टनर बन जाए, क्योंकि ऐसा होगा तो वो किंगडम बहुत पावरफुल हो जाएंगे। इसलिए सब चाहेंगे कि मिस मार्ग्रेव को मार दिया जाए। इस जगह पर पेस्ट्री के डैड को फ्यूले कहता है, नहीं हमें इतने बड़े रिस्क पर नहीं पड़ना चाहिए। इस जगह पर पेस्ट्री के डैड कहता है, नहीं फ्यूले हमें करना होगा। अगर हमने मिस मार्ग्रेव की इस समय हेल्प कर दी और अगर हम उन्हें सुरक्षित रखने में सफल हो गए तो मिस मार्ग्रेव हमारे इस एहसान को भूलेंगे नहीं और हम कभी भी इस किंगडम के लीडर से कुछ भी हेल्प मांग पाएंगे और इस चीज से हम डायरेक्ट किंगडम के लीडर से कनेक्शन बना पाएंगे। इसलिए हमें ये करना ही होगा
और वैसे भी हमें पैसों की अभी भी जरूरत है, अभी भी विलेज में इनफ पैसे नहीं है, तो हमें ये करना ही होगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस जगह पर पेस्ट्री भी मन में कहता है, हाँ विलेज के लिए भी और मेरे बेकर बनने के सपने के लिए भी मुझे भी इस चीज में हेल्प करनी ही होगी। इतने पैसों से मैं काफी सारी स्वीट बना पाऊंगा और इस दुनिया का नंबर 1 बेकर बन जाऊंगा। पेस्ट्री अपने सपने को याद कर वहां से जाने लगता है कि इस जगह पर पेस्ट्री के डैड ने दूसरा लेटर जो कि मर्चेंट से आया था उसे भी पढ़ लेते हैं। उस लेटर को पढ़ते ही पेस्ट्री के डैड सीधा पेस्ट्री को रोकते हैं और उससे कहते हैं, कहाँ जा रहे हो बेटा, ये क्या है यहाँ पर तुम देख रहे हो, तुमने एक पूरी कार्ट भरकर एप्पल बुलाया है और एक पूरे बैरल भरकर तुमने शुगर बुलाई है, तुमने वो सारे पैसे खराब कर दिए जो मैंने तुम्हें दिए थे, तुम सच में बेकिंग को लेकर पूरे पागल हो पेस्ट्री। और यहाँ कहकर पेस्ट्री के डैड सीधा पेस्ट्री के सिर पर एक टपली मार देते हैं। पेस्ट्री की इसी पिटाई के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो दिन आ चुका था जिस दिन से मिस मार्गरेट को लीडर बनने तक प्रोटेक्ट करके रखना था पेस्ट्री एंड पेस्ट्री के डेड को। और वहां पर हम देखते हैं कि पेस्ट्री के डेड को मिस मार्गरेट के डेड शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं उनकी मदद करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि पेस्ट्री मिस मार्गरेट के पास ही बैठेगी ताकि वो अंदर से मिस मार्गरेट को सेफ रख सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे पेस्ट्री कार्ट में बैठने वाला होता है उससे